हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सत्येंद्र कुमार फिर आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ढेर सारे जो हमारे कैंडिडेट जो कैंडिडेट हैं, जो बहन हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। जो वैकेंसी आज से ओपन हो गई है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग पिछले दिनों में रेलवे का वैकेंसी पारा मेडिकल स्टाफ का नोटिफिकेशन आप लोग ने सुना होगा। जो नोटिफिकेशन 4/2024 के नाम से था, पारा मेडिकल का वैकेंसी। जो तो यह वैकेंसी आज से भरना चालू हो गया है। आज से आप 17/8/2024 से आप भर सकते हैं, जिसके बारे में ये वीडियो लेकर के आया हूं। तो चलिए आज अब इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहता हूं जो शायद आपको काम आ सके। और काम तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने पारा मेडिकल की जो वैकेंसी निकाली थी, उसका आज से फॉर्म भरना चालू हो गया है। इसका देखिए नोटिफिकेशन जो आपके सामने में है। फॉर्म भरने का जो डेट है ये 17/8 से चालू है, और इसका जो क्लोजिंग डेट रहेगा 16/9/2024 रहेगा। 16/9/2024 तक का भी इसको भर सकते हैं। इसके बाद में और इसमें क्लियर मेंशन है कि डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। आप पेमेंट में कोई मॉडिफिकेशन करना है, कुछ रह गया है, कुछ गलत हो गया है फॉर्म में, तो आप करेक्शन को 17/9 से 26/9 तक इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। ये करेक्शन का डेट दिया है। आगे में इसके जान लेते हैं। अब चलिए इसके बारे में कौन कौन सा पोस्ट है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। सबसे जो पहला जो पोस्ट है डाइटिशियन का है। डाइटिशियन ये 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल होते हैं। रेलवे में लेवल होता है पेमेंट का, जो लेवल होता है लेवल 1 2 3 4 5 पूरा 13 तक का लेवल, 14 तक का लेवल होता है। तो जो डाइटिशियन का जो पेमेंट का जो पोस्ट का जो लेवल रहेगा, लेवल 7 के अनुसार रहेगा। और जिसका जो इनिशियल पे फिक्सेशन होता है, जब आपकी सर्विस हो जाएगा, आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा, तो ये जो सिलेक्शन होने के बाद में आपका जो पेमेंट जो फिक्स होगा पहले महीने से, वो 44,900 पे होगा आपका। इसका जो मेडिकल कैटेगरी देख रहे हैं C2 रहेगा। इसका एज जो रहेगा 18 से 36 साल रहेगा। और इसका जो टोटल जो वैकेंसी है ये 5 वैकेंसी है। ये आगे देखते हैं। अगला जो पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिसको स्टाफ नर्स बोलते हैं। ये भी लेवल 7 की वैकेंसी है, जिसका पे फिक्सेशन जो होगा, इनिशियल जो पेमेंट का जो बेसिक पे बनेगा पहले महीने से अगर आपका होता है तो 44,900 रहेगा। इसका जो मेडिकल कैटेगरी रहेगा C1 रहेगा। ये जो कौन कैंडिडेट भर सकता है, जिनका उम्र 21 से 43 साल रहेगा, वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसका जो टोटल जो पोस्ट है 713 पोस्ट है। अब ये 713 जो पोस्ट है, जो सभी पोस्ट है, ये सेंट्रलाइज है, कहीं एक आरआरबी का पोस्ट नहीं है। वो आगे में आएगा वीडियो में, आप देखिएगा कौन सा आरआरबी में, कौन सा जोन में, कहाँ कौन सा रेलवे में कितना पोस्ट वैकेंट है उसके अनुसार। तो लेकिन ये जो सेंट्रलाइज है, पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो पोस्ट दिया है, ये 713 पोस्ट है। अगला जो पोस्ट है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट, ये लेवल 6 की वैकेंसी है। आगे जो देखिए चौथा जो सीरियल नंबर 4 का जो पोस्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट का पोस्ट है, ये 7 वैकेंसी है। अगला जो 5वां जो पोस्ट है डेंटल हाइजीनिस्ट का पोस्ट है, ये भी 3 वैकेंसी है। डायलिसिस टेक्नीशियन है, ये 20 वैकेंसी है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, ये 126 वैकेंसी है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट 27 वैकेंसी है। परफ्यूनिस्ट की जो है 2 वैकेंसी है।
पैथोलॉजिस्ट ग्रेड सेकंड 20 वैकेंसी है। ये जो इस तरह ये जो आप वैकेंसी का कैटेगरी है, आप वैकेंसी देख लीजिए कितना वैकेंसी खाली है और किस ब्रांच से आप, किस फैकल्टी से आप बिलोंग करते हैं, वो वैकेंसी आप देख लीजिए। तो ज्यादातर इसमें जो वैकेंसी फार्मासिस्ट की है 246 वैकेंसी है, जो ज्यादा नंबर्स ऑफ वैकेंसी है फार्मासिस्ट की है। स्टाफ नर्स की है जिसको रेलवे ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से वैकेंसी निकाला है। तो ये टोटल इस तरह मिला करके 1376 वैकेंसी को भरा जाना है। 1376 वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन आया है। इसमें और जो दिया है ये देखिए, यहाँ जो दिया है ये एज लिमिट दिया है। आपका एज जो लिमिट है, जो कोविड-19 आया था उसमें 3 साल का इन्होंने एज रिलैक्सेशन कर करके दिया है, एज को आगे बढ़ा करके दिया है। तो जैसे देखिए ये जो पहले है 18 से 30 साल था, लेकिन इन्होंने 33 साल कर दिया। तो एज को बढ़ा करके इन्होंने दिया है, चूंकि बच्चों का लॉस ना हो, सब जो कैंडिडेट है उनको लॉस नहीं हो, तो इस तरह बढ़ा करके उन्होंने एज को दिया है। आगे अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट में और क्या होने वाला है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में लिखा है, इसमें ये चीज है कि जो कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड, ये जो है प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल, आप अगर वेटिंग कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का, तो आप उसको आप एलिजिबल आर नॉट इन टाइप एलिजिबल, ये क्लियर लिखा है देखिए, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आया है तो आप इसको फॉर्म को भर नहीं सकते हैं, ऐसा इसमें क्लियर मेंशन है। आगे देखते हैं, आप पूरा आप पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके पढ़िएगा। अगला जो इसमें देखना है एलिजिबिलिटी कौन कौन भर सकता है। तो इसके लिए कैंडिडेट विल हैव टू प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आपको भरना है, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, मेडिकल स्टैंडर्ड, ईटीसी, ये सब देख लीजिएगा। ये सब देखने के बाद में भरिएगा। आगे है, अब आगे जान लेते हैं। ड्यूरिंग ये कॉलम नंबर 9 है, ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल आस्क टू क्रिएट एन अकाउंट, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल अप द डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट क्रिएशन with utmost care at correct if any will not to be permitted once the account is created। आप जब फॉर्म भरने के लिए अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, तो अगर एक बार जो आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया तो वही अकाउंट रहेगा, फिर उसमें कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए आप जो अकाउंट क्रिएट कीजिएगा सावधानी से कीजिएगा, ये इसमें दिया है, मेंशन किया है कि दोबारा आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। डिटेल फिल्ड इन क्रिएट अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, ईमेल, पीडीएफ कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ये सब चीजें, आपका मोबाइल नंबर फिर से मॉडिफाई नहीं होगा, आपने ईमेल आईडी जो दिया वो मॉडिफाई नहीं होगा। तो आप इसको संभल करके भरना है, पूरा क्लियर देख करके आपको फिर ही वो भरना है। ये कॉलम नंबर जो 10 है, आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन change of corrects of any except detail filled in create an account form including email id and mobile number are chosen RRB C may show paying the modification fee of Rs 250 non refundable to each occasion of 17/9 से 26/9। एक और ऑप्शन इसमें दिया है कि आपने गलत भर दिया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो फिर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 250 रुपया फी देना होगा। ये तभी आपका फिर से वो अकाउंट खुलेगा, विंडो खुलेगा आपको उसमें सुधार करने के लिए। तो ये दिया है, क्लियर मेंशन इसमें किया है कि 250 रुपया उसके लिए आपको फी लगेंगे। और देखिए निगेटिव मार्किंग देयर विल बी, और यहां पढ़ लीजिए। अब ये कॉलम नंबर जो 11 है, आफ्टर 26/9/2024 RRB shall not intend any representation of modification of the information furnished in the application। आप 26/9 के बाद में अगर आप कोई उसमें फिर से मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा।
तब वो विंडो खुलेगा ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते हैं। कॉलम नंबर 10 पढ़ लीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीबी मतलब हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन आरआरबी वाइज द rate of 1:1 of the vacancy of RRB. It will be based on their merit in CBT. आपका जो एग्जाम होगा CBT के आधार पे होगा। Normalization of mark will be done for CBT held in multiple shift, और मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन क्लियर है कि होना ही है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी इन्फॉर्मेड थ्रू ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट एलवेज भाई एसएमएस से आपको भी मिलेगा। अगर आपका क्वालिफाई होते हैं ईमेल पे आपका आएगा नंबर, मैसेज आएगा, ये चीजें दिया हुआ है उसके। अच्छा, उसके बाद में अगला जो कॉलम है नंबर है 13 नंबर में देखिए लिखा है निगेटिव मार्किंग। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर इन सीबीटी। इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। 3 गलत क्वेश्चन बनाने पे एक आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है। ये भी चीज है तो ध्यान करके बनाना है, संभल करके बनाना है, जो आता है आपको वही बनाना है। आगे में देख लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही भरिएगा। और आगे देख लीजिए इसमें जो जो मेन चीजें है मैं इसमें मेंशन कर दे रहा हूं। अगला मेंशन इसमें है सीरियल नंबर 16 का, देखिए ये देख लीजिएगा। इसमें लिखा है कैंडिडेट should enter their name, father name and date of birth as recorded in the matriculation SSC high school examination certificate और in equivalent certificate only। आप नाम वही डालेंगे जो आपका मैट्रिक यानी एसएससी के सर्टिफिकेट में है। पिताजी का भी नाम वही डालना है जो आपका मैट्रिक या एसएससी के सर्टिफिकेट में मेंशन किया होगा। डेट ऑफ बर्थ भी वही डालना है, अलग इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, अदरवाइज आपका फॉर्म ही कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कॉलम नंबर 1.9 में है, ये 1.9 है। 1.9 देखिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। आप जो भी डॉक्यूमेंट है उस पे सिग्नेचर जो मारेंगे एक समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंडराइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर और डिसजॉइंटेड लेटर। आपको कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग जैसे आप लिखते हैं वैसा होना चाहिए सिग्नेचर। अगला जो इसमें है 1.10 में देखिए डेट और सीबीटी एंड डीबी विल बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट और पार्टिसिपेटिंग आरआरबी एज गिवन एज पारा नंबर इतना। ये तो बाद में होगा, जब आपका होगा तो वेबसाइट पे उसका सीबीटी का एग्जाम का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होगा जब होगा तो। आगे में देख लीजिए, आगे में है पोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया दिए गया 1.14 इसमें लिखा है पोस्टिंग ऑर्डिनरली अ रेलवे सर्वेंट शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू सर्विस ऑन रेलवे और रेलवे एस्टेब्लिशमेंट इन विच शी इज पोस्टेड इन फर्स्ट अपॉइंटमेंट and shall have no claim as right of transfer to another railway or other establishment। मतलब अगर आप जैसे ही कहीं जिस रेलवे में आप सबसे पहले बार पोस्टिंग होते हैं तो आपको तुरंत आपको ट्रांसफर दूसरे रेलवे में नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें मेंशन किया है। However, a competent authority can transfer to the railway servant to any other department or railway establishment including a project or out of India in existence of services। No request for transfer to other railway would be registered till the newly appointed candidate completed at least 5 to 10 years of service। अब इसमें क्लियर मेंशन किया है कि जब से 5 से 10 साल तक आपका सर्विस नहीं हो जाता है आप दूसरे रेलवे में ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जब आपका ये 5 से 10 साल की सर्विस हो जाएगा तभी आपका ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसमें क्लियर मेंशन है। लोग होते हैं कि पहले दूसरे जगह जहां वैकेंसी होती है वहां अपॉइंट हो जाते हैं, फिर अपने घर के लिए घर के पास के लिए रिक्वेस्ट लगाते हैं
कि मैं तुरंत अपने घर के पास चला जाऊं, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। जब तक आप 5 साल वहां सर्विस करेंगे नहीं, 5 से 10 साल आपकी सर्विस नहीं होगी, जब तक आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए। इसमें और लिखा है सीरियल नंबर 1.16 में देखिए, ट्रेन फी ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC ST ऑन रिक्वेस्ट। देखिए इसमें अगर आप SC ST कैंडिडेट से आते हैं तो आपको रेलवे सेकंड क्लास का स्लीपर क्लास का आपको पास देगा आने जाने के लिए, परीक्षा के लिए। इसमें क्लियर मेंशन किया है, आपको भाड़ा अपने पैसे से लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इसमें लिखा है, ये जो कॉलम है इस कॉलम में लिखा है फ्री ट्रेवल पास फ्री स्लीपर क्लास, ये SC ST विल प्रोवाइडेड विद द, इसमें क्लियर लिखा है। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आप स्लीपर क्लास का आपको पास मिलेगा, जहां जाना है आपको परीक्षा देने के लिए आप रिजर्वेशन करा लीजिएगा, मस्त रिजर्वेशन करा के आराम से सो के जाइएगा और सो के आइएगा। तो ये चीजें इसमें रेलवे ने सहूलियत दी है SC ST कैंडिडेट के लिए, बाकी लोगों के लिए सुविधा नहीं है। और आगे इसमें देख लेते हैं, इसमें हेल्पलाइन भी नंबर दिया है। देखिए आपको कोई फॉर्म भरने में क्वेरी हो सबमिशन में, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है। आप इसमें आप पूछ सकते हैं फोन करके, बाय मेल करके, जैसे भी जिस मीडियम से हो आप करके उसको आप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अब आते हैं ये जो विजन स्टैंडर्ड, ये उनके लिए है स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस। अब देखिए B1 में फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, ये मेडिकल कैटेगरी होता है। रेलवे में होता है A1 A2 B1 B2 C1, ऐसे मेडिकल कैटेगरी होता है। तो ये मेडिकल कैटेगरी 6/9 देखिए B1 के लिए, B1 में रहेगा तो आपको डिस्टेंस विजन 6/9, ये पढ़ लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है आपको, चूंकि ये पारा मेडिकल कैटेगरी का वैकेंसी है, कोई सेफ्टी कैटेगरी का वैकेंसी नहीं है। ज्यादा इसमें मेडिकल ज्यादा टफ नहीं है। ये B1 है, C1 है, C2 है, कोई मेडिकल एकदम सिंपल मेडिकल होता है। इसमें कोई ज्यादा, सबको लगभग मेरे हिसाब से सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे, पास हो जाएंगे। आंख के विजन में कोई किसी के पास चश्मा भी होगा फिर भी इसमें पास हो जाएंगे, जो चूंकि चश्मे भी रहता है तो 6/6 बहुत लोगों का, शायद ही किसी लोगों का कलर ब्लाइंडनेस रहता है, नहीं तो सब लोग का सही रहता है। साथ में आगे देखिए कौन इसको भर सकता है, तो नेशनलिटी सिटीजनशिप में कैंडिडेट मस्ट हैव ए सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट टू भूटान और तिब्बत रिफ्यूजी। यहाँ आप इंडिया का है वो भी भर सकता है, जो नेपाल का है वो भी भर सकता है, जो नेपाल के लोग हैं सिटीजन ऑफ नेपाल वो भी भर सकता है, जो भूटान के लोग हैं वही भर सकता है, जो तिब्बत से आकर के रिफ्यूजी में एक 1962 से रह रहे हैं पहले से, वो भी भर सकते हैं। तो ये भरने का जो क्राइटेरिया है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। अब इसके बारे में देखिए, एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट में लिखा है कि जो एज लिमिट का आपको जो गणना किया जाएगा वो 1/1/2025 के अनुसार किया जाएगा। एज 1/1/2025 के अनुसार आपको एज की गणना किया जाएगा, 1/1/2025। तो देख लीजिए इसमें क्लियर मेंशन है डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी के लिए कब से रहेगा डेट ऑफ बर्थ का जो गणना किया जाएगा, ये सब इसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ये देखिए EWS के लिए है 1/1/2092 से, OBC के लिए 1/1/2089, SC ST के लिए 87। तो ये लोअर एज है और ये अपर एज है। आप इससे कम नहीं होना चाहिए, और अपर एज लिमिट यानी इस एज से आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए ये एज दिया है, OBC के लिए ये एज का क्राइटेरिया, और SC ST के लिए ये एज है। तो ये एज है, आपको मान लिया कि आपका 18 से 33 साल है, आप लोअर एज लिमिट में नॉट बोर्न आफ्टर, आपका जो जन्म होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं इसमें 1/1/2007 से बाद में नहीं होना चाहिए, आपका 1/1/2007 के बाद में नहीं होना चाहिए। और अगर अपर एज की बात करें तो इसमें 1/1/1992 से पहले, नॉट एर्लियर देन, इसके पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नॉट एर्लियर देन, इसके पहले नहीं होना चाहिए। ये इसमें इस तरह एज का ये क्राइटेरिया है। तो इसको देख लीजिएगा आप किस हिसाब से भरते हैं, आपका उम्र क्या है, ये उसी हिसाब से आप देख करके इसको भरिएगा।
आगे देख लेते हैं। अब देखिए एज रिलैक्सेशन का इसमें प्रावधान भी है। जो SC ST को 5 साल रहता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST को 5 साल, उसके बाद में OBC को 3 साल, ये एज का एक सर्विसमैन, ये सबको देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से आप इसका एज का रिलैक्सेशन का प्रावधान दिया गया है, आप वो उस कैटेगरी में बैठ सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, उसको देख करके भरिएगा। अब आ जाइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एजुकेशनल सीरियल नंबर 6.0 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियर लिखा कि कैंडिडेट शुड हैव रिक्विजिट मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन द एनेक्चर 1, जो पहले आपको मैं बताया था, ऑफ दिस सीट एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर, उसके अनुसार ये है, आप वो फुलफिल उसको जरूर कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, आप उसको एनेक्चर 1 को पढ़ लीजिएगा, जो पहले मैंने बताया उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद वो भरिएगा। अब देखिए सीरियल नंबर 7 में है, ये 7 में ये फी के बारे में लिखा है, आपको फी कितना लगेगा। सीरियल नंबर 7 में ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन इन सीरियल नंबर 2 को छोड़ करके आउट ऑफ फी 500 सभी के लिए 500 है सीरियल नंबर 2 के कैटेगरी को छोड़ करके। और SC ST सर्विसमैन PWD 10 ईयर्स माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC जिसको बोलते हैं, उनके लिए 250 रुपया है। तो ये फी का मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन करना रहेगा, UPI विल बी एक्सेप्टेड, UPI से भी कर सकते हैं। ये पेमेंट करने का माध्यम था। अब देखिए अब एक और आपका दे रहा है, अगर आप EWS से हैं, अगर EWS से आप कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ इस कंडीशन को आप पढ़ लीजिएगा, लिखा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअली फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000। आपका अगर EWS है तो आपका जो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो फैमिली का एनुअल इनकम आपका 50,000 से कम होना चाहिए, तभी आप EWS में काउंट किए जाएंगे, EWS में आपको गिनती होगी, अदरवाइज आप EWS कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये चीज को देख लीजिएगा और उसी अनुसार आप सर्टिफिकेट बनवाइएगा EWS से, अगर आप भरना चाहते हैं तो। आगे देख लीजिए वर्टिकल रिजर्वेशन, ये सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो 40 पेज का है। जो मेन चीजें हैं वो मैं इसमें कवर कर ले रहा हूं, जो चीजें बताने लायक था। आगे इसमें देख लेते हैं, एक सर्विसमैन यानी जो सर्विस है, जैसे सेना से कुछ लोग सेना से जो रिटायर कर चुके हैं उनके लिए स्पेशल भर्ती होती है, स्पेशल रेलवे में भर्ती होती है, लेकिन इसमें भी उनको प्रावधान है, वो भी भर सकते हैं। उनके लिए वो था क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया है पूरा सब एक सर्विसमैन का ही क्राइटेरिया चल रहा है। पर्सन डिसेबिलिटी है PWD के लिए कंडीशन है, इसको आप जो कैंडिडेट PWD है उनके लिए सीरियल नंबर 11.0 पढ़ लीजिएगा। सीरियल नंबर 11.0 का ये कंडीशन है, इसको पढ़ के आप फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म पढ़ना कैसे है, आप नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन से हमारे डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर करके और आप उसको बढ़िया से उसको पढ़िएगा। और आगे देख लेते हैं, और आगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें सीरियल नंबर इसमें देखिए, इसमें क्लियर लिखा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हैं, या रेलवे में ही टेक्निकल दूसरे पोस्ट पे आप सर्विस करते रहे और पैरामेडिकल स्टाफ में आना चाहते हैं, इसमें आपका क्वालिफिकेशन आप रखते हैं, आना चाहते हैं, तो आपको वहां से तो रिलीव करेगा नहीं। आप अगर रिलीव विदाउट आप इंफॉर्मेशन आते हैं, बिना बताए हुए आते हैं, प्रॉपर चैनल आप फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उसका लॉस क्या होगा कि जो आपका उतने साल में जो PF का जो पैसा आपका कटता है वो यहाँ जुड़ेगा नहीं, काउंट नहीं होगा। उसके बाद में आपका जो NPS का वाहन पेंशन स्कीम का जो आपका न्यू पेंशन स्कीम का जो आपका जो पैसा कटता है वो वहाँ काउंट नहीं होगा। तो आप जब भी आइए, आप मतलब सर्विस में पहले से आए, स्टेट में हो या सेंटर में हो, अगर इस सर्विस को ये
कैटेगरी के वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो प्रॉपर चैनल आए। तो प्रॉपर चैनल आने के लिए आपको रेलवे ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा है। देखिए इसके लिए लिखा है कि कैंडिडेट सर्विसिंग इंक्लूडिंग अंडरगोइंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोबेशन जो भी हो इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मे अप्लाई डायरेक्टली टू RRB duly informing their employer. Shortlisted candidate should produce an NOC from employer on the date of DV। यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आपकी सर्विस हो जाएगी उस समय आपको NOC सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करना होगा। पहले आप इसमें नहीं मांग रहा है, पहले आप भरते समय आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड न करना नहीं है। जब आपका हो जाएगा, जब DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको NOC की जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले से बनवा करके अप्लाई करके रख दीजिएगा और बना करके रख लीजिएगा NOC। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। आगे इसमें नोट में लिखा है कि कैंडिडेट शुड नोट ऑल इन केस कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर बाय RRB कंसर्नेड withholding permission to the candidate applying appearing in the examination their application candidate will liable to reject or cancel। रिक्रूटमेंट आप जान ले, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने बता दिया, आप देख लीजिए इसमें। सॉरी एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, गड़बड़ हो गया सब। अब सीरियल नंबर 13 देख लीजिए। एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा। ओनली ऑनलाइन application is required to be submitted by the candidate। there will be CB, इसमें जो एग्जाम होगा वो CBT होगा और CBT के कोई ये आपको ऑफलाइन मोड में एग्जाम नहीं होगा। सीरियल नंबर ये जो 13.4 देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेट CBT फॉर 90 मिनट ड्यूरेशन ऑफ 100 क्वेश्चन है 120 मिनट फॉर PWD। इसमें देखिए आपको CBT होगा और 90 मिनट का पेपर होगा जिसमें क्वेश्चन का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 1 से 20 मिनट का समय है। आगे देखिए इसी में और उसके बाद में अगला देखिए 13.7 में क्या लिखा है। 13.7 में लिखा है कि आपको कैसे क्वेश्चन कहां से आएंगे। आपका जो 13 नंबर में क्लियर लिखा है, देखिए पहला है जो ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी जो आपका जो सब्जेक्ट है आप किस फैकल्टी से हैं। पैरामेडिकल में डाइटिशियन है, नर्सिंग है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ये जो भी पोस्ट ऊपर में जो आपने देखा वो जो पोस्ट से आपका थ्योरी से आपका उस रिलेटेड ब्रांच से थ्योरी का 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क का आएगा। दूसरा जो चीजें हैं इसमें जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का आएगा। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये 10 नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का आएगा। जनरल साइंस का 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का आएगा। इस तरह टेक्निकल में आपका 70 क्वेश्चन आएगा, 70 नंबर का।
और नॉन टेक्निकल में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का। इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन का आपको परीक्षा होगा, जो 90 मिनट का होगा, जो आपने ऊपर में बताया है। और ये देख लीजिए, ये क्लियर, इसमें जो पहले मेंशन किया है कि नेगेटिव मार्क होगा, इसमें देखिए लिखा है 13.8 में, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क अलॉटेड ऑफ ईच क्वेश्चन। देखिए इसमें क्लियर लिखा है कि 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रहेगा। तो ये चीजों को आप देखिए पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस चीजों को पढ़ने के बाद ही भरिएगा। पहले बढ़िया से आप ये जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लीजिएगा। एक दिन में नहीं भरिए, 2 दिन पढ़िए, 3 दिन में पढ़िए। पढ़ के अभी चूंकि आपके पास में 16/9 तक का समय है, 16/9 अगले महीने में 16 तारीख तक का इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो आज चूंकि आज से फॉर्म भरना चालू ही हुआ है 17 तारीख से, तो अगले महीने का 16/9 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप आराम से पढ़ लीजिए, 2-2 पेज 4-4 पेज करके रोज पढ़िए। ज्यादा ना पढ़ना है तो उसके बाद में समझ करके पूरा आप फॉर्म को भरिए। इसमें चूंकि पेपर में जो शिफ्ट होगा, एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी सिस्टम रखा गया है। जो ये दिया है 13.17 में नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का ये सिस्टम दिया है। कैलकुलेशन कैसे होगा ये सिस्टम दिया है कि आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। और ये देखिए इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ इसमें मेंशन किया है। कैंडिडेट विल हैव टू शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन द सीबीटी। आप एग्जाम जो देंगे उसके आधार पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपको शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, आपको चयन किया जाएगा, ये इसमें मेंशन किया है। और ढेर सारी चीजें इसमें, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स दियर पोजीशन, ये इसका कैंडिडेट है कि अगर एक ही कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट अगर सेम मार्क्स आ जाता है, ये एक्वायर करते हैं, तो उनको किस आधार पे उसको सिलेक्शन किया जाता है, किसको रखा जाएगा, ये इसमें लिखा है कि उसके एज के क्राइटेरिया पे लिखा जाएगा। ओल्डर जैसे जो बड़े हैं उनको रखा जाएगा। तो ये इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अब अप्लाई में पढ़ लीजिए 14.0 में, हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट मस्ट रीड द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये चीज को आप पढ़ लीजिएगा। ओटीपी वगैरह आएगा, तो ये चीजों को आप पढ़ के फॉर्म को भरिएगा। ये चीजें देख लीजिए। आप देखिए आ जाता है अब कौन सा आरआरबी में आपको भरना है। ये लिस्ट है, आरआरबी का वेबसाइट दिया है। इस वेबसाइट पे कैंडिडेट आर एस बाई टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट फ्रीक्वेंटली और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट ऑन वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये वेबसाइट पे आपको कुछ सर्च मारना है कि क्या अपडेट आ रहा है। तो जिस रेलवे को आप भरेंगे उस रेलवे का वेबसाइट है, आप इस पे वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। 14.1 पढ़ लीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन एंड गाइड सबमिशन फॉर एप्लीकेशन। इसको पढ़ लीजिएगा भरने सबमिशन करने से पहले। मॉडिफिकेशन में मैं पहले आपको बताया कि 250 लगेगा। आप एप्लीकेशन में कोई गलत हो गया तो मॉडिफिकेशन का जो डेट दिया है उस डेट में आप मॉडिफिकेशन कीजिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 250 आपको चार्ज देना पड़ेगा मॉडिफिकेशन करने के लिए। ये चीजें है। इनवैलिड एप्लीकेशन किस आधार पे होगा, अब अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। ये पढ़ लीजिएगा। आपको जो इंपॉर्टेंट ई कॉल लेटर आएगा आपका मोबाइल पे आएगा। फ्री ट्रेवल का भी मैंने अपने बता दिया आपको। कुछ 17.E का जो ये कॉलम है, ये इसमें फ्री ट्रेवल SC/ST वालों को स्लीपर क्लास का फ्री पास आने जाने का मिलेगा। वो चीज है इसमें। वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ये 18 नंबर पढ़ लीजिएगा। यूज ऑफ अनफेयर, ये चीजें तो सब परीक्षा में रहता है, कोई चीज अनफेयर आपको करना नहीं है। ये कोडिंग है। हाँ, आप देखिए ये चीज है आपका CN पैरामेडिकल सुटेबिलिटी पर्सन बेंचमार्क। अच्छा, ये चीजें भी आपको ज्यादा कोई मायने रखता नहीं है। नर्सिंग के लिए 44,900, लोअर एज 20, अपर एज 43, सुटेबिलिटी फॉर पर्सन ओच, ये चीजें। सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नर्स
इसमें देखिए अब क्वालिफिकेशन में आपको पढ़ लीजिएगा, ये चीज पढ़ लीजिएगा जहां जो एक क्वालिफिकेशन दिया है नर्सिंग के लिए लिखा है कि सर्टिफिकेट एज ए रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी हैविंग पास 3 इयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फॉर्म में फ्रॉम हाई स्कूल और नर्सिंग। आपका 3 साल का आपने जो कोर्स किया है मिडवाइफरी एंड नर्सिंग का वो होना चाहिए, या अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग किया है। आप बीएससी नर्सिंग किए हैं तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं लगता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो होता है 4 साल का होता है, 3 साल का नहीं है, तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है नर्स एंड मिडवाइफरी हैविंग पास 3 इयर्स, और ये जो होता है 3 साल का ही होता है, तो आप बीएससी नर्सिंग किए हैं तो और बेटर है, सबसे बेटर है। इसके बाद में ये जो सेकंड नंबर का जो है कार्डियक टेक्नीशियन, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये क्या क्या क्राइटेरिया है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पढ़ के आप भरिएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है। ये देख लीजिए। आगे आएगा आपको किस जोन में कितना वैकेंसी है, ये वैकेंसी का विवरण है। देखिए आपको किस जोन में कितना वैकेंसी है, ये अहमदाबाद का वैकेंसी है, वेस्टर्न रेलवे का वैकेंसी है। इसमें देखिए ईसीजी का, हेल्थ इंस्पेक्टर का, एंट्री टेक्नीशियन नर्सिंग का, इसमें 13 वैकेंसी अन रिजर्व में। इस तरह ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो इस तरह आप जहां भरना चाहते हैं वहां का वैकेंसी का विवरण देख लीजिए, और इसको देखने के बाद में भरिए पूरा वही चीजें। आप इसको बारीक से 1 बाय 1 करके देखिए, मैं कर देता हूं, धीरे धीरे आप इसको पढ़ लीजिए। ईसीजी का हो गया, हेल्थ एंड मलेरिया हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, रेडियोग्राफी हो गया, नर्सिंग हो गया, आगे में फील्ड वर्कर हो गया, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट ग्रेड हो गया, रेडियोथेरापर हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, नर्सिंग। ये सब अलग अलग रेलवे का है, अलग अलग जोन का। आ रहा भी है जो अजमेर का, आप देखिए नीचे अजमेर में आ रहा है, अजमेर में डाइटिशियन का कितना पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन का कितना पोस्ट है। ये चीजें आप पढ़िएगा, आपको जहां भरना होगा वहां आप इसको भरिएगा। आप घर के पास रहना चाहते हैं तो घर के पास वाला जोन को चुनिएगा, अगर दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां भरना चाहते हैं तो वहां भर सकते हैं। अदरवाइज अपने आप घर के पास नौकरी करना चाहते हैं तो घर के पास का जो आरआरबी है, अब जहां से आपको अच्छा लगे, वहां से मेरा नजदीक आएगा, वहां से आप भर सकते हैं। ये चीजें था, ये देख लीजिए। इसमें सेंट्रलाइज जो वैकेंसी का पोजीशन था, ये पोजीशन है, ये पूरी सभी आरआरबी का है, सभी जो जोन है ये जोन की वैकेंसी है। तो इसको पढ़ने के बाद ही पढ़िएगा, पूरा अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सभी जोन के बारी बारी से कागज पे 1 बाय 1 करके आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसको सभी जो जोन है वो सबका पोस्ट 1 बाय 1 करके नोट कर लीजिएगा। ऐसे मत भरिएगा, पर फिर उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा कि मैं कहाँ पे भरना चाहता हूँ, कहाँ पे ज़्यादा पोस्ट है, कहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो सकता है, कहाँ का पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप फॉर्म को भरिएगा। ये सब चीज़ें देख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कहाँ का कितना वैकेंसी है। ऐसे आप डिस्क्रिप्शन से ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, बेहतर यही होगा कि डिस्क्रिप्शन से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके पढ़ करके आप उसको फिर बढ़िया से आप उसको भरिए। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं ज़्यादा वो चीज नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें था बता दिया। अब सिलेबस में देख लीजिए, सिलेबस को पढ़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से पैरामेडिकल के लिए किस पोस्ट के लिए है, तो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ये इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है। ये जो सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट इन पैरामेडिकल कैटेगरी CNA एलेक्जर सी में, ये देखिए किस क्या क्या से क्वेश्चन आएंगे, इस चीज को आप ध्यान में रख करके आप प्रिपरेशन कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। ये सब चीजें हैं, इसको आप बढ़िया से आप इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद उसी अनुसार से आप तैयारी कीजिएगा, आपका 100% श्योर आपका नौकरी पक्का हो जाएगा। मुझे विश्वास है आप
का तैयारी बहुत जबरदस्त चल रहा है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका ये हो जाएगा। तो वो वैकेंसी का विवरण था, आप देखिए नीचे में जो है 30 पेज पे फॉर ये SC ST के लिए जो सर्टिफिकेट होता है, जब जो आप SC ST कैंडिडेट हैं, जो सर्टिफिकेट ये परफॉर्मा होता है, लेकिन आप इससे कोई मतलब नहीं परफॉर्मे से, आप जो जहां से आप तहसील से जो बनवाते हैं वो चलता है जी, सेम चीजें उसी में लिखा रहता है, ये सब चीजें हैं। ये SC ST के लिए रहेगा, ये OBC NCL के लिए रहेगा, नॉन क्रीमी लेयर का ये जो सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिक्लेरेशन में परफॉर्मा फॉर डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय बैकवर्ड क्लासेड कैंडिडेट टाइम टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ, ये देखिए ये चीज एक दिया है, ये चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन एक लेके जाना है भर करके आपको, ये चीज को प्रिंट में निकाल करके रख लीजिएगा। इतना लिखा है स्टेट मान लिया कि आपका नाम प्रशांत है, प्रशांत पिताजी का नाम सुमंत है, तो प्रशांत श्री सुमंत, रेजिडेंस ऑफ विलेज, ये डोमिसाइल का हेयर बाय बिलोंग टू, ये कास्ट से बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें ये कास्ट सर्टिफिकेट का है, ठीक ना, ये देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंडिया इतना सो एंड सो इट इज आल्सो डिक्लेयर दैट आई एम नॉट बिलोंग टू पर्सन सेक्शन क्रीमिलियर मेंशन्ड कॉलम नंबर 32 अबव रिफरेड, ये चीज को ये भर करके आपको लेकर के जाना है। ये चीज इनकम असेट सर्टिफिकेट फॉर प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर, EWS के लिए ये सर्टिफिकेट लगेगा जो डाउनलोड करके भरवा सकते हैं, या तो ब्लॉक से आपको तहसील से बनता है। ये EBC के लिए है, ये उनको भी फॉर्म भर करके लेकर के जाना है, EBC वालों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये परफॉर्मा फॉर वेवर एग्जामिनेशन सबमिटेड बाय द माइनॉरिटी के लिए है, ये चीजें, ये सर्टिफिकेट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये कहेगा है, देख लीजिए है नेम ऑफ एड्रेस फॉर मेडिकल अथॉरिटीज, ये है क्लास एम्पुटेशन और कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस, अच्छा ये पैरालिसिस वालों के लिए सर्टिफिकेट भर करके उनको लेके जाना है। ये है उनके लिए सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी है, PWD कैंडिडेट है, उनका ये सर्टिफिकेट रहेगा, कितना परसेंट है, क्या उनका डिसेबिलिटी है, ये चीजें सब सर्टिफिकेट का ही है। ये आपको तो ये ऐसे ये ले जाना नहीं रहती है, खुद ब्लॉक में तहसील में चीजें मतलब फॉर्म मिलता है, फॉर्म मिलता है, वहां से ले करके आपको तहसीलदार से जो भी अधिकारी रिलेटेड संबंधित अधिकारी होंगे उनसे ले करके जाना है। तो ये वैकेंसी का विवरण था, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन चलिए ठीक है, पूरी विवरण आप पढ़ लिए, बता दिया। तो आपसे आखिरी में ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर दिन लगभग एक ना दिन रोज एक ना एक वीडियो मैं वैकेंसी का डालता हूं। तो सब्सक्राइब करके रखने से फायदा आपका ये होगा कि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा वो आपको नोटिफिकेशन है उसका आपको मिल जाएगा, और आप उसको वीडियो को पढ़ पाएंगे, और शायद वो आपका नोटिफिकेशन जो वीडियो रहेगा वैकेंसी का वो आपका काम आ जाए, आपका